सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉनकन यूपीएससी। तो जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे, आज मैं अपनी जो यूपीएससी मेंस की मार्कशीट है उसको डिस्कस करूंगा। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से मींस व्हाट वर्क फॉर मी फॉर अचीविंग वंडरफुल मार्क्स इन यूपीएससी मेंस ऐसे एग्ज़ाम। क्या क्या चीज़ें मुझे हेल्प की थ्रू आउट, ना सिर्फ यूपीएससी के मेंस में, इवन इन यूपीपीसीएस मेंस मार्क्स मेंस के एग्ज़ाम में भी ऐसे में काफ़ी अच्छा स्कोर करने में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दिस इज़ माय यूपीएससी मेंस मार्कशीट। और इसमें आप देख रहे होंगे शुरू में तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं, बट यहाँ पे एसए के मार्क्स हैं। तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू स्कोर 133 मार्क्स इन एसए एग्ज़ाम। ठीक है, उसके अलावा ये बाकी जीएस के और पीएसआईआर के हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आई वाज एबल टू सक्सेसफुली स्कोर 133 मार्क्स इन एसए विच इज़ कंसिडर्ड एज प्रीटी गुड मार्क्स, मीन्स अबव एवरेज फॉर एसए पोर्शन। ठीक है, इसी के साथ साथ मतलब ये तो एक बार यूपीएससी का ऐसे हो गया। अगर आप देखेंगे कि बाकी भी जो भी आप तरीका यूज़ करते हो, ऐसा तो नहीं हिट एंड ट्रायल है, एक बार चल गया एक बार नहीं चला, तो इसी तरीके से सेम तरीके जब मैंने यूपी पीसीएस में भी जो मैं अटेम्प्ट करता था उसमें भी लगाया। यहाँ भी आप देख पा रहे होगे, जबकि ऑल्दो हिंदी के मार्क्स उतने अच्छे नहीं, बट यूपीएस जब इसमें भी आप एसे के मार्क्स देखोगे तो 150 में 93। जबकि इस साल जो सर ने टॉप किया था, आई मीन यूपी पीसीएस में, सिद्धार्थ गुप्ता सर, उनके भी आप देखोगे तो एसे में 83 थे। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि हाँ, एसे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं लगातार मेरे जो है बेटर परफॉर्म हो रहे हैं मार्क्स। और उसका क्रेडिट भी मैं एक जो 2021 की एक टॉपर थी AIR 239 उनको देना चाहूँगा। तो मीन्स शी प्रोवाइडेड रियल गुड इंसाइट्स टू मी पर्सनली। तो उनकी हेल्प से मुझे काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिली कि किस तरीके से ऐसे में उन्होंने, क्योंकि अपने टाइम पे 145 स्कोर किए थे, तो उनकी हेल्प की और गाइडेंस की वजह से ही मेरे इतने अच्छे मार्क्स कंसेक्यूटिवली आ पाए। ऑल्दो पूरी तरीके से मैं उनकी बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था, तो इसीलिए मेरे 140 टच नहीं हो पाए थे, मेरा 133 रह गया था एंड शी वाज एबल टू स्कोर 145। तो हम वो भी देखेंगे ऐसा क्या रह गया था कि मेरे मार्क्स जो हैं यहाँ पे 12 मार्क्स कम रह गए थे, है ना। जो आइडियल होते हैं कि 140 प्लस क्यों जाते हैं, मेरा यहाँ क्यों रह गया था, तो मैं उसकी भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम मतलब डिस्कस करें कि कैसे क्या होता है, हम एक बार आइडिया ले लेते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो एवरेज मार्क्स कितना स्कोर करते हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होगे इस बार के जो टॉपर सर थे आदित्य श्रीवास्तव सर, तो ही वॉज एबल टू स्कोर 117। अब 117 उतना अच्छा मार्क्स आपको ना लगे, बट ठीक है, टॉपर्स जो हैं उनका हार्डकोर सब्जेक्ट तो जीएस और उनका ऑप्शनल होता है। तो आप देख रहे होंगे बाकी जगह तो इतना ज़्यादा ही सर ने कवर कर दिया है, इवन एथिक्स में ही 143, तो इनसेन नंबर मैं बोलूँगा। तो ठीक है, लेकिन अब एक एवरेज एस्पिरेंट है भाई, सबके तो इतने अच्छे ये इसमें और इसमें नहीं आ सकते ना। तो हमें तो एक एक नंबर बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम किसी तरह अगर 130 ऐसे में ले आएँ, वरना कुछ तो ऐसे भी मैंने टॉपर देखे कि उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं, वो 98 पे रह जाते हैं ऐसे में, है ना, क्योंकि पता ही नहीं लगता है इसमें क्या करना है। तो इसीलिए ऐसे एक ऐसा पोर्शन है जो काफ़ी निगलेक्टेड है, इसका कोई सोर्स नहीं डिफाइन है, सिलेबस नहीं डिफाइन है, तो बच्चे काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये दिक्कतें आती हैं ऐसे में। आगे हम देखेंगे तो इसी तरीके से ये श्रुति शर्मा मैम का है ये। भाई मुझे गूगल से यही पिक मिली, तो अब आप ये मत कहिएगा मैं जी न्यूज़ का प्रचार कर रहा हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, इतना टाइम ही नहीं कोई भी न्यूज़ चैनल। ठीक है, तो मैम के भी आपको दिखेगा 132, तो नियर अबाउट वही रेंज होती है ना, या तो 120 या तो 127, और उससे पहले मेरे ख्याल से 128 भी आए थे किसी टॉपर के, अब याद नहीं आ रहा है। एनीवे, तो देयर अबाउट रेंज रहती है। तो इसमें क्योंकि आई हैव सक्सेसफुली स्कोर्ड इतने नंबर, तो हम देखेंगे कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं क्या चीज़ नहीं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे में होता है, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, अंडररेटेड है, और ये मुझे जो गाइड किया गया था मैम ने जो मुझे बताया था, मैं बताना चाहूँगा। ये पिक भी उस समय उन्होंने ही मुझे भेजी थी। कनेक्टर्स, देखिए जब तक आप यूपीएससी का ऐसे हो या स्टेट पीसीएस के ऐसे हो, अपने ऐसे में इन कनेक्टर्स का यूज़ करना प्रैक्टिस के साथ नहीं सीखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो ऐसे चेक कर रहा होता है वो इंग्लिश का एग्जामिनर होता है, वो जीएस का नहीं। हम कोशिश करते हैं उसे जीएस से इम्प्रेस कर दें या ऑप्शनल से इम्प्रेस कर दें, मार्क्स का कोई वो डाल दी, कोड डाल दी, या कुछ और डाल दिया, इंटरनेशनल रिलेशंस का रेफरेंस दे दिया, ये वो बाकी सब सही है। लेकिन वो बेसिकली इंग्लिश के टीचर होते हैं, प्रोफेसर जो चेक करते हैं ऐसे। तो अगर आप इन कनेक्टर्स का यूज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं इनकी स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर इन कनेक्टर्स का यूज़ करना आपको प्रैक्टिस के दौरान नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ इनकलकेट हो जानी चाहिए कि जब आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है तब भी ये कनेक्टर्स यूज़ करने हैं, एंड विथ थ्रू आउट ए पैराग्राफ वहाँ भी यूज़ करना है। ये पैराग्राफ के हर चीज़ में उसको दिख जाना चाहिए, एक फ्लेवर आ जाना चाहिए, टेस्ट आ जाना चाहिए। दीज हेल्प यू टू गेट बेटर मार्क्स, 10-15 मोर मार्क्स देन द एवरेज स्टूडेंट। तो एक तो कनेक्टर्स का यूज़ करना ही करना है, इस बात को हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब सीधे सीधे इस पे आ जाते हैं। देखिए बहुत से मार्केट में थ्योरी चलती है कि ऐसे ऐसे करो, वैसे करो, मैकेनिकल करो। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो
बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा था कि या तो वो क्या करते हैं कि ऐसे बिगिनिंग में या तो वो करते हैं, बहुत से लोग, जैसे मैं तो एनेक्डोट का यूज़ करता था, क्या कि एनेक्डोट से ही शुरू करना है, ठीक है। और अगर एनेक्डोट ऐसा है कि जिसमें मुझे कोई एक, मान लीजिए, करेक्टर लेना पड़ा, ठीक है, वो पता चल जाता है कि किसी लड़की का करेक्टर ले लिया या कोई ट्राइबल का ले लिया या किसी का ले लिया, तो अगर एनेक्डोट में कोई करेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमें कोशिश करना है कि एंड भी उस करेक्टर के साथ करें, वो एक पूरा होलसम बना देता है उस एसे को, ठीक है। लेकिन एनेक्डोट कुछ ऐसा है जिसमें कोई करेक्टर नहीं है लेकिन कोई इंसिडेंट है, मान लो इंडिया चाइना की वॉर दिखा दी 1962, जैसे इस बार के एसे में मैंने वो एनेक्डोट यूज़ किया था, ठीक है। तो वही होता है, तो फिर उसमें एंड करने की ज़रूरत नहीं होती, पहली बात। तो या तो आप एनेक्डोट या स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोट के थ्रू शुरू करते हैं, तो देखिए वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कोट में मैं एक बात बता दूं, जैसे कि आरटीआई लगा के कुछ लोगों ने ये बात पता भी की थी, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप किसी का कोट यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर खास तौर से, तो कोट में आप ध्यान रखिएगा कि गलती से भी कुछ भी लैंग्वेज का गलत ना हो, कोई भी वर्ड ना हो। इवन अगर कभी आपने वांट की जगह वांट्स कर दिया है, ठीक है, वांट्स का जगह वांट या वांट की जगह वांट्स, तो इस चीज़ पे फिर वो भाई पिनलाइज कर देते हैं और उसका माइंड सेट बन जाता है। क्योंकि देखो यूपीएससी तो आरटीआई नहीं करने देता, लेकिन स्टेट पीसीएस में जब आरटीआई किया जाता है तो पता चल जाता है कि वो लोग कोर्ट पे तो खास तौर से ध्यान देते हैं। तो आप कभी भी किसी को कोट कर रहे हो, चाहे जयशंकर हो या कोई और भी है, तो कभी भी कोई भी इंग्लिश की गलती ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या करते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पढ़ देते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर उनमें से बुक्स को कोट करके कुछ स्टोरी बता देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं, ये करते हैं। या फिर चौथा, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही शुरू कर देते हैं कि यूएनईपी ने इस बारे में ऐसा कहा, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा या ऐसे ऐसे कहा। तो ये 4 तरीके होते हैं स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन देने के, ठीक है। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन के। अब इसके अलावा क्या होता है, देखो बॉडी पे आते हैं। बॉडी में अब क्योंकि आपको 2 एसे लिखने होते हैं, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, एक एसे में तो मैं ये करता था कि एक में पहले एक पैराग्राफ, जैसे ही इंट्रो हुआ पहले मैं बता देता कि इस एसे में हम क्या करेंगे, ठीक है। पूरा आउटलाइन उसको समझा देता था कि इन दिस एसे वी विल बिगिन विद दिस, फिर हम उसके ये सोशल कॉजेज देखेंगे, चार्म्स एंड चैलेंजेस देखेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ इसका मतलब जो उसका रिवर्स साइड होता है ना। एक तो सपोर्टिंग आर्गुमेंट होंगे ऐसे में, तो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स क्या होगा कि अगर आपको ऐसे लिखना है तो एक तो इंट्रो हो गया, एक कंक्लूजन हो गया, ये मान लीजिए 10% हो गया, तो जो 90% बचा, 90 में कोशिश ये करनी कि 70% तो आप उसको सपोर्ट करेंगे और 20% आप उसके अपोज में रहेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है, ये करना ही करना है। अब उसमें क्या होता है कि ऐसे में देखिए खाली पेस्टल फॉर्मेट लगा के नहीं होता, तो कोशिश करते हैं कि ऐसे में वो जो 8 Ws होते हैं ना, कि वॉट, वाई, वेन, हाउ, है ना, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेन, इन सब, वेयर, इन सब चीज़ों को पहले एक्सप्लोर कर लिया जाए। और जब ये हो जाए तो उसके बाद अपना फ्रेमवर्क आता है पेस्टल वाला। पेस्टल के साथ साथ देखिए एथिकल फ्रेमवर्क भी आना जरूरी है, इवन स्पोर्ट्स का फ्रेमवर्क भी आना जरूरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस का फ्रेमवर्क आना जरूरी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के फ्रेमवर्क बहुत अच्छे तरीके से छू जाते हैं एग्जामिनर को। तो उसके बाद वो आपके इलाके में गेंद आ गई कि आप उसको किस तरीके से खेलना चाहते हो, आराम से खेलिए। और थोड़ा थोड़ा डेटा भी सपोर्ट करते यूज करते चलिए, लेकिन कुछ भी गलत डेटा मत कोट कीजिएगा। एक बात, ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो मैंने तो देखिए अपने समय में इतना ही किया था, बस एनेक्डोट यूज़ किया, उसके बाद हमने बता दिया कि भाई ये टॉपिक क्या है, फिर इसका जितना भी व्हाट, हाउ, व्हेन ये हो पाया, ये सारी चीज़ें, फिर उसमें पेस्टल फ्रेमवर्क लगा दिया, स्पोर्ट्स का भी लगा दिया, जितना भी फ्रेमवर्क लगा पाया, इंटरनेशनल रिलेशंस का लगा दिया। उसके बाद उसका एक पॉजिटिव एंडिंग दे दी एक पेज की, और फिर कंक्लूड कर दिया। अब देखिए दोनों एसे में मैंने ये किया था, बस एक में क्या किया था, पैराग्राफ में बता दिया था कि इस एसे में ये आएगा और उसमें हेडिंग दे के किया था। दूसरे एसे में पैराग्राफ नहीं दिया था, ये नहीं बताया था कि किस तरीके से एसे चलेगा, और दूसरे में हेडिंग्स भी चेंज कर दी थी, है ना। एक बार जैसे लिख दिया चांस एंड चैलेंजेस किसी चीज के, और चांस एंड चैलेंजेस एक बार लिखा क्या, चांस एंड चैलेंजेस हेडिंग में, ठीक है। तो दूसरी बार लिखा बेनिफिट्स, या इस टाइप का करके लिख दिया कि इस चीज जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसको बेनिफिट्स क्या हैं या उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इस तरीके से किया। तो वर्डिंग्स भी देखो थोड़ा सा बदलनी पड़ती हैं, ये बात हो गई। दूसरी बात, अब इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, तो शुरू के तो देखो जो आधे घंटे होते हैं, 15-15 मिनट, उसमें सबसे पहले हम लोग पूरा थीम ही बनाते हैं कि किस तरीके से पहला ऐसे होगा, 15 मिनट दूसरे ऐसे के लिए जो पीछे रफ पेज मिलता है। तो वो 15-15 मिनट बहुत ही क्रूशल होता है, क्योंकि देखो जब एक समय के बाद दिमाग काम करना शुरू कर देता है, लास्ट और से खाली के लास्ट के आधे घंटे ब्लैंक
ब्लैंक ही हो जाता है। तो शुरू में जब आधे घंटे में आपका फ्रेमवर्क बन जाता है तो वो एग्जामिनर चेक भी करता है रफ में कि आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 25 कुछ लाइनें लिख रखी कि इस तरीके से मैं अपने ऐसे को प्रोसीड करूँगा, क्योंकि 12 पेज में लिखने होते हैं। तो अगर उसको कोई दिक्कत भी होती है तो वहाँ जाके समझ लेता है कि इस बच्चे ने ये फ्रेमवर्क बनाया, इंट्रो ये किया, यहाँ सोशल पॉलिटिकल, यहाँ पे ये एग्जाम्पल का मैं रेफरेंस डालने वाला था, तो उस तरीके से रफ पेज में भी सब किया जाता है। ये बात समझ में आ गई कि रफ फ्रेमवर्क भी वो चेक करता है एग्जामिनर, और इस तरीके से आपको 15-15 मिनट के पहले ये करने होते हैं, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना होता है। ये तो बात हो गई ये। अब बात हो गई कि मैंने क्या किया था कि मुझे नंबर मिले, तो मैंने बता दिया मैंने दोनों हिस्से में क्या किया था, एनेक्डोट से शुरू किया था, उसके बाद उसको टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। टॉपिक को जब मैंने एक्सप्लोर कर लिया उसके बाद मैंने क्या किया, उसके पेस्टल फ्रेमवर्क पे गया, उसके बाद उसको एक पॉजिटिव नोट में सजाने की कोशिश की, फिर कंक्लूड कर दिया। ठीक है, एक पेज में ये मैंने किया। तो इतना करके ही मेरे 133 मार्क्स आ गए। अब बात ये है कि मेरे 145 क्यों नहीं गए, तो इसकी बात थोड़ी सी आगे करेंगे, बट मेरे इतना ही करके एनेक्डोट किया, ये किया। हाँ, एक और बात, अब देखिए ये चीज़ मैंने मनीष सर से सीखी थी, मैं बार बार दोहराता हूँ, तो उनकी वजह से तो मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ। ये AR61 थे, उनसे मैंने ये सीखा था कि किसी एक एनेक्डोट में मैं इमोशनल तो करना ही होता है। देखो एनेक्डोट का मतलब क्या है कि इमोशनल कर दो, वो बंध जाए, क्योंकि इंडियन देखो इमोशनल होते हैं लोग, अगर इमोशन को छू लिया तो बात हो गई। तो किसी एक ऐसे के एनेक्डोट में मैं वही भाई जो लाइन मनीष सर यूज करते थे, तो गांधी जी की आत्मा को रुला जरूर देता था। देखो गांधी जी की आत्मा जब तक ऐसे में रोएगी नहीं तब तक अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, चाहे मेरे PCS के ऐसे हो, चाहे मेरे UPSC के ऐसे हो, किसी एक ऐसे में मेरे गांधी जी की आत्मा रोएगी जरूर। ठीक है, और उसके बाद फिर या तो कोई लड़की ट्राइबल लेंगे, या तो अफगानिस्तान वाली लेंगे, या कुछ ऐसा ऐसा सिनारियो ही बना देंगे कि बिल्कुल भावुक ही हो जाए, मजा ही आ जाए उसको। ठीक है, तो इस टाइप का करना, भावुक तो करना ही है एनेक्डोट में, मेरा ये रहता है। तो इसीलिए मैं मैकेनिकल नहीं करता हूँ। बहुत लोग रट के जाते हैं ये किताब वो किताब, ये वो फला ढिमका UNEP, मैं नहीं करता हूँ। मेरे दिमाग में फ्रेमवर्क सेट होते हैं, पहले से ही कम से कम 10-12 एनेक्डोट बने होते हैं, और एग्जाम कंडीशन में उन्हीं में कुछ ना कुछ फिट हो जाता है। ठीक है, या तो IR के रिलेशन से भी काम आ जाता है। जैसे इस बार नेहरू जी के ऊपर बिल फाड़ दिया था भाई, 1962 का, उनकी वजह से हो गया था, वो ऐसे पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब लर्निंग बाय एग्जाम्पल, और इसके बाद तो हम देखेंगे आगे का। ठीक, अब देखिए जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि ये ऐसे आया था, हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन। अब क्यों मेरे 145 नहीं आए ये भी समझिए, 133 तो है, 145 क्यों नहीं आए जिनसे मैंने सीखा था? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि अगर जैसे मैंने कहा 70% ऑफ द एसे बॉडी का 70 और 20 होता है, बाकी तो इंट्रो कंक्लूजन है, तो ये आपको सपोर्ट में देना है। वो चाहे पेस्टल फ्रेमवर्क लगा के दो, पहले एसे को एक्सप्लोर भी करोगे, हाउ व्हेन व्हाट वेयर और वो सब तरीके से तो करोगे ही। जब ये सपोर्ट कर रहे हो पेस्टल वाले फ्रेमवर्क से, इसके बाद 20% आपको इसके अगेंस्ट भी जाना है, 20% अगेंस्ट। और मैंने अपने जो 2022 का अटेम्प्ट था उसमें ये अगेंस्ट में मैं नहीं गया एक बार, तो अगेंस्ट में नहीं गया तो जाहिर सी बात है फिर एक हद से ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो एक तो ये ड्रॉबैक था जिस वजह से 140 क्रॉस नहीं हुआ। दूसरी बात, क्योंकि मैंने एक विजन IAS की मैम है स्मिता मैम, उनका देख लिया था, तो उन्होंने बार बार बोला था कि जब तक तुम्हें कोट एग्जैक्टली ना याद हो तो बिल्कुल लिख के मत आना, गलत मत लिखना, खाली लिख देना तो चल जाएगा। तो मैंने अपने 2022 के अटेम्प्ट में एक भी कोट नहीं लिखा, 2 ऐसे लिखे। ये मेरा मतलब बिल्कुल जो है फेयर एडमिशन, एक भी कोट आई डिड नॉट राइट। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्यारे बच्चों मैंने ये सब नहीं किया, ना ये लिखा अगेंस्ट द मतलब जो मोशन है वो नहीं लिखा, और कोट नहीं लिखा, तो इसी वजह से मेरे जो मार्क्स थे वो 133 में स्टक हो गए। वरना आप समझ सकते हो कि ये भी नहीं और तब 133 आ रहे हैं, तो यानी इसी फ्रेमवर्क को आप अपना लोगे तो इसका मतलब आप भी 140 क्रॉस बहुत ही इजीली कर जाओगे, क्योंकि बाकी सब जो मैम ने बताया था वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। और यही चीज़ जब आप देखोगे PCS में मैं करने गया तो मेरे 93 कितने में, 150 में, यानी यहाँ मैं 60% क्रॉस कर गया हूँ। यहाँ मैं 60% पे नहीं जा पाया, 60% 150 होता है। तो यहाँ क्यों कर गया, क्योंकि अब जब मैं बाद में लिखना शुरू किया हूँ, बाकी सब तो करता ही था, अब 20% अगेंस्ट द मोशन भी जाता हूँ, और कोट भी कुछ जेनेरिक याद करके ही रखता हूँ, है ना, वाटर इज फॉर ड्रिंक और वॉर और ये सब लगा देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे डिप्लोमेसी एंड होती है वॉर शुरू हो जाती है, हिटलर की, ये सब भाई एक लाइन की कोट है, कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। और मार्क्स की तो अब तो तय ही कर लिया मैंने, हिस्ट्री वाली एक कोट होती है मार्क्स की, लगा ही देता हूँ वो फ्रेमवर्क। तो यही है कि कोट भी जरूरी है, ये भी इतना नहीं कि भरी भर दो, लेकिन ठीक है यार, पूरे ऐसे में एक कोट नहीं दिख रही, आप समझ रहे हो, तो लगता है बच्चा सीरियस नहीं। लेकिन उसके बावजूद डिस्पाइट दैट अगर एग्जामिनर इतने मार्क्स दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा एक एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। अब
ये तो 70% आप इसको सपोर्ट कर दोगे कि साइंटिफिक मैन जो होता है वही जीतता है, रोमांटिक मैन नहीं जीतता है। अब कोई तो एक एग्जांपल आपको ऐसा भी देना होगा जहां पर रोमांटिक मैन जीत जाता है, साइंटिफिक मैन नहीं जीतता। साइंटिफिक मैन मतलब जो साइंस से चले, सब कुछ कैलकुलेट करके चले, साइंटिफिक तरीके से चले, नफा नुकसान मान के चले। एक बार आपको ऐसा भी देना है कभी कि रोमांटिक मैन जीत जाता है। बात समझ रहे हो? अब जैसे कि कभी कभी, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसी थ्योरीज देनी पड़ेंगी, जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट है, अब उसको बता दो तुम्हारा बीपी बढ़ा है, ये बढ़ा वो बढ़ा, तो वो हमारे टेंशन के वैसे ही मर जाएगा। लेकिन ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि अगर किसी को कहे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं और उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो देखा गया कि एक एक महीने में वो आदमी रिकवर कर जाता है। तो ये क्या है, रोमांटिक मैन जो है वो साइंटिफिक मैन पे जीत जाता है। तो ऐसे 20% बस एग्जाम्पल आपको कोट करने होंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, और बात हो जाती है। जैसे साइंटिफिक क्या होता है कि ऐसे खेलो, टेक्निक ये है, जैसे तेंदुलकर की है, द्राविड की। लेकिन एक रोमांटिक मैन आया धोनी, उसकी अपनी ही टेक्निक है, हेलीकॉप्टर शॉट चला रहा है जो कभी क्रिकेट में सोची नहीं गई, जीत गया। तो ये होता है, और आपको यही एग्जाम्पल देने जिससे वो छू पाए, कनेक्ट कर पाए कि रोमांटिक मैन भी जीतता है। और जब ये एग्जाम्पल के साथ लिख दोगे तो बस बात हो जाएगी, वारे ने यार आप नंबर अच्छे मिलेंगे। बात समझ रहे हो? जो मैंने पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं 133 रह गया, और ये कमियां आप पूरी कर दोगे तो आप तो 140 प्लस जाने ही जाने हो, कोई दिक्कत नहीं आनी। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है 3 बार का, ठीक है। ये भी देखो, एक ये आया था 2022 में, यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। अब 70% तो बार बार आप इसमें बोल ही दोगे कि हाँ देखो ये भी ऐसा है, पेस्टल में भी ये, इकोनॉमी में भी ये भी ये। अब कभी तो दो ऐसे भी इंस्टेंट दोगे ना, 2 या 3 या 4, जहाँ पे ये कहोगे नहीं नहीं हम तो उस रिवर में गए हैं और ये होता है। बात समझ रहे हो? अब जैसे गौरी वाला हुआ कि मोहम्मद गौरी से आपका वो चल रहा है, पहली बार में तुमने हरा दिया, फिर तुमने दूसरी बार में वही करने की कोशिश की, तो तभी तो तुम मात खा गए। फिर वही बात 1962 में, अब नेहरू जी ने जो गलती की, हिंदी चीनी भाई भाई, तभी तो फिर वो लड़ाई हो गई 1962 की। और सेम चीज मोदी जी ने कहा, वो झूला झूल रहे हैं वाराणसी में, और उसके बाद ये हो गया, डोकलाम हो गया, और ये सब हो गया 2020 का गलवान वैली। तो आप दिखा सकते हो कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि कभी कभी हम सेम रिवर में 2 बार जा सकते हैं। हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, वी डिड नॉट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। तो वही बात है, 70% सपोर्ट करना है, 20% अपोज करना है, एक कोट डालनी है, शुरू में एनेक्डोट डालना है, किसी एक एनेक्डोट में गांधी जी की आत्मा को रुला ही दो। अब गांधी जी आउटडेटेड हो जाए तो यार कोई फीमेल पर्सनैलिटी पकड़ लो, वो थोड़ा सा तुम्हारी ऊपर है। और कोट जेनेरिक याद करो, ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा। मैंने तो इस बार 20 कोटी बनाई थी, 20 या उससे कम, और ज़्यादातर जेनेरिक ही थी, कोई भी 2 लाइन से बड़ी नहीं थी, और उसी में काम हो गया था। इस बार तो यार मैंने बताया था मेरी थोड़ी मेंटल मतलब फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी थी नहीं, तो 15 मिनट तो मेरे लॉस हो गए थे, मैं लिख नहीं पाया था। फिर भाई एक रात पहले ये समझ लो मैं 1 ही घंटे सो पाया था, मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बिगड़ गई थी मेन से पहले, तो मैं लिख ही नहीं पाया था। लेकिन आपको कोशिश करना, पूरे 12-12 पन्ने भरने हैं। और ए से क्या होता है कि बहुत ही अंडररेटेड, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। अब दूसरी बात, ये सब ज्ञान मुझे क्या एक रात में हासिल हो गया या क्या, जैसे मैंने बताया, एक तो टॉपर मैम ने मुझे गाइड ही किया था, दूसरी बात एक्सटेंसिव बहुत सारी टॉपर कॉपीज को मैंने गो थ्रू किया, और सबसे ज़्यादा मैंने मनीष सर को फॉलो किया था, ठीक है। मनीष सर थे, AIR 61, तो उन दिनों वो मतलब कराते थे बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग। तो अगर किसी को शुरू में ये नहीं आ रहा है तो ये समझ लो मुझे भी एकदम से रातों रात नहीं आ गया था। मैंने, आप ये समझ लीजिए, पहले जब ऐसे लिखना शुरू किए तो मेरे ऐसे 6 आवर या 6 मतलब साढ़े साढ़े 6 6 घंटे में होता था, और मुझे इतनी चिढ़ हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था कि जो मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक बार जब ये चीज़ें ग्रास हो गई तो खेल बन गया। तो प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं, टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करके आती हैं। और जब मैं बता रहा हूँ, मेरा पहला ऐसे कभी 6 घंटे, साढ़े 6 घंटे में हुआ करता था, और अब तो ऐसे में नंबर ऐसे आते हैं, अब तो पढ़ना ही नहीं पड़ता। इस बार तो मतलब नहीं पढ़ना पड़ा था ना UPPCS में, ना इस बार ऐसे में आ जाते हैं। तो वो एक लेवल की प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि देखो कोई चीज़ पहली बार देखते हो तो वो चीज़ इंटिमिडेटिंग लगती है, और जैसे ही प्री निकलेगा तब ऐसे देखने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगा। तो अभी बस नज़र मारते जाओ टॉपर कॉपीज पे, ताकि एकदम से कोई चीज़ नई ना लगे, अरे ये नई चीज़ मुझे पढ़नी पड़ रही प्री के बाद। तो ये बस इतना कर लीजिए, और आपका कम से कम ये एक ऐसा पार्ट है कि बहुत ईजिली आप बोलोगे तो फिर मैं बाद में थोड़ा गाइड भी कर दूंगा, 140 प्लस लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने चीज़ों को सम अप कर दिया है और आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि मैंने कहा था, आई विल ऑल्सो रिवील माई मार्क्स, जो मेंस की मार्कशीट है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, व्हाट आई हैव बीन गोन थ्रू एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, ठीक है। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।